हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में कि मुग़ल साम्राज्य ने भारत पर किस प्रकार शासन किया और उन्होंने किस प्रकार अपने भारत में नींव डाली थी मुग़ल साम्राज्य की। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसे कंप्लीट देखना ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पहले हम पढ़ते हैं मुग़ल साम्राज्य का परिचय कि मुग़ल साम्राज्य का परिचय क्या है। इसमें हम बात करते हैं मुग़ल वंश की स्थापना 1526 में की गई। किसके द्वारा? बाबर द्वारा की गया था। बाबर और उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर का पिता चगताई तुर्क और माता इसकी मंगोल वंश थी, लेकिन उसने अपने आत्मकथा में स्वयं को अपनी मां के वंश से मानने पर जोर दिया, यानी इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश जो मुग़ल वंश कहलाया है। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था तथा मातृ पक्ष की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। कौन? बाबर। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की। किसने? बाबर ने। यानी बाबर जो था मुग़ल वंश की स्थापना करने के बाद ही उसने एक पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यानी इस पद के साथ ही शासक जो है उसको बादशाह कहा जाने लगा। पादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुग़ल शासक बना था। यानी जो बादशाह था, कौन? बाबर, उसको इस उपाधि को धारण करने वाला जो था वो प्रथम शासक था मुग़ल। अब इसके बाद आता है मुग़ल राजवंश का महत्व। मुग़ल राजवंश का क्या महत्व रहा है भारत में, कब तक उन्होंने शासन किया है, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं भारत में रहने पर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं मुग़ल वंश की। तो मुग़ल वंश ने भारत में लगभग 200 से 250 वर्षों तक शासन किया। किसने? मुग़ल वंश ने। ओनली मुग़ल वंश ने किया था। मुग़ल वंश जो था वो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है इसका, मुग़ल वंश का। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी और इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है किसको? बहादुर शाह जफ़र को, जो 1856 ईस्वी तक चला था, जो दिल्ली के सिंहासन से अंग्रेजों के द्वारा हटाया गया था। कौन से? किसे? बहादुर शाह जफ़र को। इस प्रकार भारतवर्ष में किसी अन्य मुस्लिम राजवंश ने इतने अधिक दिनों तक स्वतंत्रतापूर्वक शासन नहीं किया, इतने वर्षों तक मुग़ल राजवंश ने शासन किया। यानी भारत में इतने वर्षों तक आज तक किसी भी दूसरे मुस्लिम राजवंश ने शासन नहीं किया जितना मुग़ल राजवंश ने शासन किया। किस पर? भारत पर। न ही केवल काल की दृष्टि से और न ही मुग़ल राजवंश का भारतीय इतिहास में महत्व है, बल्कि विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा महत्व है मुग़ल वंश का। मुग़ल राजाओं ने न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, बल्कि दक्षिण भारत के भी कई बड़े भाग उन्होंने जीते, उन पर अपनी प्रभुत्व शक्ति स्थापित भी की। शांति तथा सुव्यवस्था, राजतंत्र, स्थापत्य कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी मुग़ल राजवंश का भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व है। अब हम कालक्रम अनुसार हम मुग़ल वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले उनके नाम हम पढ़ लेते हैं। अब थर्ड टॉपिक आता है मुग़ल वंश के शासक, रूलर्स ऑफ द मुग़ल डायनेसिटी। इस वंश में 15 शासकों ने 250 सालों तक दिल्ली पर शासन किया, जिनका कालक्रमानुसार इस प्रकार। पहला जो प्रथम आता है बाबर, जिसने 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना की और 1530 ईस्वी तक चलता है बाबर। और उसके बाद उसका बेटा आता है हुमायूं, जिसका कालक्रम अनुसार है 1530 से 1540। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन पर आता है अकबर। अकबर ने 1526 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठा और 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया दिल्ली पर। और उसके बाद उसका बेटा आता है जहांगीर, जिसे सलीम भी कहते हैं, उसने शासन किया 1605 से 1627 ईस्वी तक। और उसके बाद आता है शाहजहाँ, इसने 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली पर। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है औरंगजेब, जिसने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया इस पर? दिल्ली पर। और इसके बाद और भी छोटे मोटे बहुत से शासक आते रहे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे भी। तो हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बाबर के बारे में, जिसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी को 1483 ईस्वी में
कहाँ हुआ था इसका जन्म? इसका जन्म हुआ था अंदीजन फरगना। फरगना एक रियासत है, वो उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान एक कंट्री है, उसमें एक फरगना रियासत है और वहाँ पर उसका जन्म हुआ था बाबर का। इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार। कुतलुग निगार इसका नाम था, किसकी माता का नाम? बाबर की। और बाबर के 4 पुत्र हुए थे, उनके नाम में है पहला हुमायूं, दूसरा कामरान और तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। ये इसके बाबर के पुत्र हुए थे। और बाबर की जो रचना मानी जाती है वो है बाबरनामा, जिसे आप सबने सुना होगा। और दूसरा है तुजुक ए बाबर। और इसका बाबर का पूरा नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इसका अन्य नाम में आता है पादशाही ए गाजी और मुग़ल शाह। कौन सी भाषा बोलता था? ये उर्दू बोलता था। और इसकी जो उपाधियाँ थी वो है पादशाह और कलंदर, इसकी उपाधि मानी जाती है बाबर की। तो पिता इसके थे उमर शेख मिर्ज़ा, इसके पिता का नाम था। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो बाबर से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसने क्या काम किया, कितने युद्ध लड़े, उसमें कौन कौन से इसने युद्ध जीते, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाबर से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू बाबर। इसका पहला टॉपिक आ जाता है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान किया था। इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी। यानी उसने जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसने उस युद्ध को जीत लिया और काबुल के प्रत्येक जो निवासी हैं उनको एक चांदी का सिक्का दान किया था, जिस कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। दूसरा टॉपिक आता है बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कांधार में बाबरी नामक सिक्का चलवाया था। किसने? बाबर ने। बाबर जो था वो काबुल एक जगह है, वहाँ पर चांदी का शाहरुख बनवाया, तथा कंधार दूसरी जगह है, उस पर वहाँ पर उसने बाबरी नामक सिक्का चलवाया था। और अगला टॉपिक, थर्ड टॉपिक आता है बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की। जो तुजुक ए बाबरी की रचना है, उसकी रचना किस भाषा में की गई? तुर्की भाषा में। इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। दूसरा इसको कहा जाता है बाबरनामा, किसको? तुजुक ए बाबरी को। चौथा पॉइंट आता है सर्वप्रथम अकबर के समय इसका फारसी में अनुवाद पाइंदा खां ने किया तथा बाद में 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। अगला टॉपिक आ जाता है बाबरनामा का फारसी भाषा में अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन अर्स्किन व एल्किंग ने 1826 ईस्वी में की। ये तो अंग्रेजों के समय हुआ था। और मिसेज बेवरीज ने सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1905 ईस्वी में किया था। ओके। बाबर ने तुर्की भाषा में एक और काव्य संग्रह दीवान का संकलन किया। जो काव्य संग्रह आप सब जानते होंगे, हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा आपने। और जो बाबर था इसने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह लिखा था, यानी रचना की थी उसकी। उसका संग्रह कौन सा था? दीवान संग्रह। और मुबैयान नामक पद शैली का विकास भी बाबर ने ही किया था। और यह मात्र 12 वर्ष की अल्पावस्था में पिता की दुर्घटना मृत्यु हो जाने के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। ये 12 वर्ष की ही छोटी सी उम्र में ही एक शासक बन चुका था। कौन? बाबर। और 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल को जीता। वे मिर्जा की जगह पादशाह की उपाधि धारण की बाबर ने। और अगला, बाबर निरंतर युद्धों से जूझता रहा। जो बाबर था वो लगातार युद्ध लड़ता रहा। उसने उज़्बेकों से तुलुगुमा व्यूह प्रणाली, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी एवं मंगोलों और अफगानों से व्यूह रचना सीखी थी। किसने? बाबर ने। इसने अलग अलग प्रणालियों से इसने हर चीज़ सीखी थी। बंदूकों का प्रयोग, घुड़सवारी का प्रयोग, व्यूह रचना सीखी थी इसने बाबर ने। एवं जो बाबर था उसने उस्ताद अली कुली को अपने तोपखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया था। यानी तोपखाना तो बाबर ने ही इसकी स्थापना की, तोपखाने की। इसकी जो उस्ताद थे तोपखाने के वो अली और कुली, यानी ये अली और कुली ये दो हैं बंदे। एक का नाम है अली और दूसरे का नाम है कुली। ये दोनों ही तोपखाने को चलाते थे। इसके अध्यक्ष थे कौन? तोपखाने के अली और कुली। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो भारत 7 राज्यों में बटा हुआ था। यानी भारत के कितने राज्य थे? 7। जिनमें 5 मुस्लिम बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी राज्य और गुजरात, और 2 हिंदू राज्य मेवाड़ व विजयनगर। मेवाड़ तो जो राणा सांगा थे मेवाड़ के, ये इन 7 राज्यों में बटा हुआ था भारत। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। किसने? बाबर ने।
बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध किया था। बाजौर पाक के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जीत गया। ये 1519 में जो इसने पहला आक्रमण किया था भारत में। बाद में बाबर ने भेरा जो पाक में है नामक स्थान पर भी अधिकार कर लिया। जो भेरा एक स्थान है वो पाकिस्तान में, वर्तमान समय पाकिस्तान में पड़ती है। इस भेरा पर इसने आक्रमण कर लिया और इस पर अधिकार भी कर लिया। किसने? बाबर ने। भेरा अभियान में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था जो असफल रहा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के राणा सांगा ने दिया था। यानी जो बाबर था इसने भारत पर आक्रमण करने से पहले इसको दो लोगों ने निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने का। पहला था पंजाब के जो शासक थे दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा थे, इन्होंने आमंत्रण दिया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया। इसमें बाबर विजयी हुआ। जो इब्राहिम लोधी था वो मारा जा चुका था इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, और बाबर विजयी रहा। इस युद्ध में उसने सफलतापूर्वक तुलगुमा पद्धति व तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में और इब्राहिम लोधी के जो विपक्ष में युद्ध लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर ने तुलगामा पद्धति का प्रयोग व तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था, जो सफल रही थी बाबर की ये पद्धतियाँ। और दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की पद्धति को उस्मानी पद्धति कहा जाता है। बाबर के दो कुशल तोपची थे, उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। ये थे बाबर के दो तोपची, दो तोप को चलाते थे। खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यानी जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में, इसमें राणा सांगा बिल्कुल ज़्यादा ही क्षतिग्रस्त हो चुके थे और इसमें बाबर ही जीत चुके थे। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि घाघरा युद्ध प्रथम युद्ध था जो जल व थल दोनों में लड़ा गया। ये एक ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध। और बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपखाने का तुलगुमा पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया और सड़क मापने के लिए बाबर ने गज बाबरी मापक का प्रयोग किया। जो यानी सड़क बनवाता था, उसकी माप करवाता था, जो भी काम करता था, इसने एक गज बाबरी मापक जो था उसका प्रयोग किया, बनवाया उसे। अब हम पढ़ते हैं कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी, जिससे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में फिर काबुल में दफनाया गया था। बाबर का मकबरा काबुल में भी स्थित है। और अब हम पढ़ने वाले हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी मेजर बैटल्स फाउट बाय बाबर। यानी बाबर ने कितने युद्ध लड़े और किन किन के बीच ये युद्ध हुआ और कब हुआ और इसमें कौन जीता, ये हम पढ़ने वाले हैं इन बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों में। जो पहला युद्ध था वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था। किसके मध्य? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। इसमें विजयी कौन रहता है? बाबर विजय रहता है। दूसरा आता है खानवा का युद्ध। इसे राजस्थान का युद्ध भी कहा जाता है, यानी जो राजस्थान का भरतपुर जिला है वहाँ पर ये खानवा का युद्ध होता है। और ये होता है 1527 ईस्वी में राणा सांगा द्वारा और बाबर द्वारा। इसमें बाबर ही विजय रहता है। तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का, जो एमपी में मध्य प्रदेश में हुआ है। ये 1528 ईस्वी में हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच ये, इसमें भी बाबर ही विजय रहता है इस युद्ध में। और चौथा युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, जिसे थल और जल दोनों का युद्ध कहा जाता है। ये हुआ था अफगानों से महमूद लोधी और बाबर के बीच। बाबर इसमें भी विजय रहता है। इसकी एक ट्रिक भी है युद्ध याद करने की। इसने 4 युद्ध लड़े थे भारत में। किसने? बाबर ने। इसकी ट्रिक भी हम याद करते हैं। इसकी ट्रिक है 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया और 29 को घर पहुंचा और 30 को मर गया। यानी 26 में भारत में उसने पहला युद्ध लड़ा पानीपत का, और 27 को खानवा का युद्ध लड़ा, और 28 को चंदेरी का युद्ध लड़ा,
और 29 को घाघरा का युद्ध लड़ा और 30 में मर गया। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। इस ट्रिक को आप ज़रूर लिख लीजिए और आप पढ़ लीजिए। और ये है मुग़ल वंश का प्रथम पार्ट। प्रथम पार्ट में हमने बाबर के बारे में पढ़ा है, और जो सेकंड पार्ट होगा पार्ट 2 वो आगे आएगा हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से।